नमस्कार दोस्तों। तो दोस्तों आज हम यहाँ पर अधिगम पठार टॉपिक को जो है पढ़ने वाले हैं। देखिए हमने पिछली क्लास में जो है कई क्लासें ली थी जिसमें हमने अधिगम के बारे में पढ़ा, अधिगम की अर्थ के बारे में जाने, अधिगम की नॉलेज ली, अधिगम की विशेषताएं पढ़ी और हमने लर्निंग कर्व के बारे में पढ़ा। तो आज की क्लास में हम यहाँ पर अधिगम पठार के बारे में पढ़ने वाले हैं कि अधिगम पठार होता क्या है। देखिए यहाँ पे जो डायग्राम दिखाई दे रहा है आपको, इसमें देखिए यहाँ पर देखिए अधिगम पठार होता क्या है। मान लीजिए आप यहाँ से देखिए जो ग्राफ बन रहा है, इसमें आप जो है धीरे धीरे यहाँ पे सीखते हुए जा रहे थे जैसे जैसे आपने सीखा। जैसे कि आपने एक ग्राफ देखा हुआ था पिछली बार लर्निंग कर्व में कि कुछ इस तरीके का एक ग्राफ था और सरल रेखीय वक्र था, जिसमें कि एक जो व्यक्ति है, एक जो स्टूडेंट है, वो मान लीजिए डेली प्रतिदिन 5 घंटे पढ़ता है, तो उसे 5 घंटे ही पर डे पढ़ना होगा, तब जाकर के ये जो सरल रेखीय कर्व है ये बनेगा। ठीक है। लेकिन अगर जब यहाँ पर ये पढ़ता जाता, ठीक है, तो यहाँ तक तो इसका कर्व बन रहा था सही, लेकिन एक दिन ये नहीं पढ़ा तो इसका ग्राफ में क्या हो गई, कमी हो गई, और ग्राफ में यहाँ पर कमी आ गई इस तरीके से। ठीक है। तो यहाँ पर जो परिस्थिति आई इसकी, चाहे वो बीमार हो गया हो, चाहे घर में कोई और कार्य हो गया हो, या उसे कहीं बाहर जाना हो, या फिर कोई उसके पास में कोई संसाधन नहीं होगा उपलब्ध, तो इस तरीके से तो अधिगम में क्या हुई, वो बाधा आई और फिर उसके बाद में उसने अगले दिन से कंटिन्यू कर दिया। ठीक है, वापस तो ग्राफ वापस सरल रेखीय हो जाएगा, लेकिन आगे से सरल रेखीय बनेगा। तो एक दिन वो जिस दिन नहीं पढ़ा उस दिन उसका ग्राफ नीचे आ गया। तो यहाँ पर जो उसका ग्राफ जो है सरल रेखा में नहीं बना था, जो ग्राफ में जो कमी हुई उसे ही हम अधिगम पठार कहते हैं। मतलब कि अधिगम जो एक सीधी रेखा में आगे बढ़ रहा था, उसमें जो ग्राफ में जो कमी आई वो किस कारण से आई थी, उस ग्राफ में जो कमी आ गई उसे ही हम अधिगम पठार कहते हैं। जैसे कि अधिगम की गति एक सरल रेखा में आगे बढ़ती जाती है, मतलब कि एक समान रूप से आगे बढ़ती जाती है, और किसी परिस्थिति या फिर किसी जो है अन्य के कारण जो उसकी अधिगम की गति है उसमें जो है कमी हो जाए, या फिर अधिगम की गति रुक जाती है, तो उसे जो है हम अधिगम पठार कहते हैं। ठीक है। तो अधिगम के पठार में जो अधिगम की गति होती है सीखने की, देखिए सीखने की गति यहाँ पर क्या हुई, बिल्कुल इक्वल हो गई। तो यहाँ पर जो सीखने की गति हो जाएगी वो कैसी हो जाएगी, 0, क्योंकि जब पठार आ जाता है तो हम उस वक्त अधिगम लर्निंग नहीं कर रहे होते हैं। तो ठीक है, तो समझ गए होंगे मेरे ख्याल से कि जब भी हम जो अधिगम की गति एक समान रूप से आगे बढ़ती है और उस एक समान रूप से आगे बढ़ रही अधिगम की गति में अगर किसी परिस्थिति के कारण रुकावट या फिर बाधा आ जाती है तो उसे हम अधिगम पठार कहते हैं, जो कि यहाँ पर आ चुकी है। ठीक है, तो अधिगम पठार आप समझ गए होंगे आसानी से। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर अधिगम पठार यहाँ पर हो चुका है, तो अब हम अधिगम पठार आता क्यों है इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। देखिए अधिगम पठार आने के कारण जो है, पहला कारण तो यहाँ पर रुचि का अभाव। रुचि का अभाव कैसे, मान लीजिए आपको जो है किसी और सब्जेक्ट को पढ़ने का मन है। ठीक है, किसी दिन मान लीजिए आपको किसी दिन जो है सीडीपी पढ़ने का मन है और आपको सीडीपी नहीं पढ़ा रहे, तो आप क्या अधिगम में ध्यान दोगे, अधिगम में रुचि नहीं लेंगे, क्योंकि आपका मन तो सीडीपी पढ़ने का है, लेकिन आपको यहाँ पर कोई और सब्जेक्ट पढ़ाई जा रही है। ठीक है, उस दिन तो यहाँ पे क्या होगा, आपका रुचि में का अभाव होगा, और जब रुचि का अभाव होगा तो अधिगम में पठार आएगा। ठीक है, दूसरा है आप बीमार हो गए हो या फिर आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं हो, कुछ और हो गया आपके स्वास्थ्य में, ठीक है, खांसी जुकाम बुखार जो कुछ भी हो इत्यादि बीमारी में आ जाता है। इसके बाद है जटिल पाठ्यक्रम। अब मान लीजिए मैं यहाँ पर आपको लर्निंग चैप्टर पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, और अधिगम में पठार पढ़ा रहा हूँ। अधिगम में पठार मान लीजिए कि मैं एक ऐसी लाइन रख दूँ टफ, जो उसका जटिल हो, और वो लाइन तुम्हें समझ नहीं आए और मैं भी उसे नहीं समझाऊँ। जब मैं भी तुम्हें नहीं समझाऊंगा तो पहली बात तो तुम ये कहोगे मास्टर बेकार है, यही सही बोलोगे। लेकिन और वहीं पर दूसरी बात आपका क्या होगा, जब जटिल पाठ्यक्रम होगा आपके समझ में कुछ नहीं आएगा। जब आपके समझ में ही कुछ नहीं आ रहा, आपको ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो रही, तो आपके अधिगम में क्या आ जाएगी, सीखेंगे नहीं, और सीखेंगे नहीं तो अधिगम में क्या आएगा, पठार। ठीक है, चौथा है मार्गदर्शन की कमी। अब देखिए आपने देखा होगा कि बहुत से लोग जो होते हैं सफल होते हैं, कि बहुत से जो स्टूडेंट होते हैं वो 4 घंटे पढ़ के सफल हो जाते हैं, ठीक है, नौकरी लग जाते हैं। लेकिन कुछ स्टूडेंट जो होते हैं वो 10 घंटे पढ़ते हैं और फिर भी सफल नहीं होते। ऐसा क्या होता है, देखिए समझिए ऐसा कि एक 4 घंटे वाला स्टूडेंट जो पढ़ता है उसे पता है कि पहले कि सिलेबस क्या है, किसी चीज़ का, जिस चीज़ के बारे में पढ़ रहा है उसको पता है सिलेबस क्या है, और वो पढ़ता है सेलेक्टेड मैटर। क्या पढ़ता है, सेलेक्टेड मैटर। एक दूसरा 10 घंटे पढ़ने वाला है, वो पढ़ता है लॉन्ग
लॉन्ग मतलब कि जहाँ से भी मैटर मिल रहा है सबको लिए जा रहा है, लिए जा रहा है, लिए जा रहा है, ग्रहण किया जा रहा है। लेकिन वो जब एग्ज़ाम आती है तो उतने जो जितना भी मैटर उसको एक साथ जो है कवर नहीं कर पाता एग्ज़ाम के नज़दीक देने वाले दिनों में। ठीक है, तो जब कवर नहीं कर पाता तो ऐसा होता है। तो मार्गदर्शन मिलना चाहिए कि सेलेक्टेड मैटर कैसे लिया जाए किसी भी एग्जाम के लिए, सिलेबस पता होना चाहिए उसके लिए सबसे पहले, फिर सेलेक्टेड मैटर ढूंढा जाए, तब जा करके एक सफल व्यक्ति बनता है। ठीक है, कम पढ़ कर भी। तो यहाँ पर हो गया मार्गदर्शन की कमी से भी अधिगम में पठार आता है। दोषपूर्ण वातावरण, कि आप जहाँ पर जिस जगह पर रहते हैं, आप जिस जगह पर पढ़ते हैं उस जगह का वातावरण ठीक नहीं है, अच्छा नहीं है पढ़ाई के लिए, पढ़ाई के लिए अच्छा नहीं है। मतलब वहाँ पर जो है डेली शोरगुल होता है, शोर होता है, तो भी क्या होगा, दोषपूर्ण वातावरण होगा। ठीक है, तो अधिगम में पठार नहीं होगा। शिक्षक का व्यक्तित्व, देखिए शिक्षक का व्यक्तित्व, अगर शिक्षक जो है अच्छा ज्ञान प्रोवाइड नहीं कर रहा है बच्चों को, और वो उसमें खुद में ज्ञान नहीं, खुद के विषय का ज्ञान नहीं है, तो बच्चों को ज्ञान उपलब्ध नहीं करा पाएगा। ठीक है, व्यक्तित्व भी उसका अच्छा होना चाहिए, शिक्षक को ज्ञान भी होना चाहिए और शिक्षक का व्यक्तित्व अच्छा होना चाहिए कि जो बच्चों से वो घुल मिल कर रहे, ये नहीं कि बच्चे ने कोई सवाल पूछा और टीचर ने कहा ना बताऊँ अभी पाछे बताऊँ, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, दूसरा है दोषपूर्ण पाठ्यक्रम। पाठ्यक्रम मतलब कि जैसे कि जो भी पाठ्यक्रम होता है, जो बुक्स होती हैं वो दोषपूर्ण नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल जो ऑथेंटिक होनी चाहिए। ठीक है, इसके बाद अभिप्रेरणा की कमी। अब आपने देखा होगा कि अभिप्रेरणा जो दो मोटिवेशन जो होता है वो दो प्रकार का होता है, एक तो इनर मोटिवेशन, एक आउटर मोटिवेशन। इनर मोटिवेशन होता है जो कि व्यक्ति अपने मस्तिष्क में खुद ही धारण करता है। जैसे कि आप सीटेट की तैयारी कर रहे हो, तो जैसे ही आपको पता लगा, आपकी एज हुई, या फिर आपने जो बीएड बीएसटीसी जो कुछ भी किया, बीपीएड वो कर लिया और आप सीटेट की एग्ज़ाम देने आए, आप क्योंकि क्वालिफाई हो गए, आपने सीटेट की एग्ज़ाम के लिए फॉर्म भरा, तो आपने खुद भरा। अगर आपने खुद ही भरा है तो आपकी इनर मोटिवेशन है। अगर आपसे किसी और ने कहा यार तेरी बीएड जो बीएसटीसी या बीपीएड जो हो चुकी है, अब तो ऐसा कर, तू सीटेट का फॉर्म भर दे, तो तुम्हें बाहर से मिली, तो जब बाहर से कोई सूचित कर रहा है तो उसे तो आउटर मोटिवेशन कहते हैं, और जब इनर तुम्हें खुद से पता लग गया, खुद से तुम किसी कार्य को करने लगते हो, वो होती है इनर मोटिवेशन। और फिर तुम यहाँ पर सीटेट की तैयारी करोगे तो तुम्हारा इनर मोटिवेशन होगा, इनर मोटिवेशन के थ्रू। और जब कोई बाहर से कोई कह रहा है कि वैकेंसी सीटेट में आ रहे फॉर्म तू भर दी हो, तैयारी कर ली, हो जाएगा पास, तो वो होता है आउटर मोटिवेशन। तो मोटिवेशन की कमी भी होती है। बुद्धि की कमी या मंद बुद्धि, जब किसी बालक में मंद बुद्धि का होगा तो भी जो अधिगम में पठार होगा, क्योंकि गिफ्टेड स्टूडेंट जो होता है वो जल्दी अधिगम में सीख जाता है, अधिगम कर लेता है। ठीक है, निर्धनता या संसाधनों का अभाव, अगर कोई बालक गरीब होगा तो उसके पास संसाधन नहीं होंगे, और जब गरीब होगा तो संसाधन नहीं होगा तो संसाधनों का अभाव हो जाएगा, तो भी अधिगम में पठार हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमने अधिगम पठार में के जो आने के क्या क्या कारण है वो हमने यहाँ पर डिस्कस कर लिया है। तो हम चलते हैं इसके नेक्स्ट टॉपिक पर। अगला टॉपिक है इसका अधिगम स्थानांतरण, ट्रांसफर ऑफ लर्निंग। ठीक है, तो ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग, देखिए ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग क्या होता है कि मान लीजिए एक बच्चा जो है या एक स्टूडेंट जो है, मान लीजिए कोई भी व्यक्ति है, वो एक क्षेत्र में जो है कोई भी कार्य क्षेत्र में कुशल है। मान लीजिए वो एक जो क्षेत्र है, वो स्टूडेंट या फिर जो कोई भी व्यक्ति है, वो कोई भी एक क्षेत्र में, जैसे कि खाना बनाने में कुशल है। अब वो खाना बनाने में कुशल है, ठीक है, अब खाना बनाने में जब वो कुशल है तो उससे कोई भी कार्य करवा सकते हैं। मान लीजिए रोटी बनाना जानता है खाना बनाने में, तो वो मुझसे रोटी बनाते हैं तो मुझसे सब्जी भी बनवा सकते हैं। ठीक है, या बम जो दाल बाटी जो कुछ भी खाने में वो बनवा सकते हैं। इसी तरीके से जैसे कि एक जो है ट्रक, अब ट्रैक्टर, आपने देखा होगा कि जो व्यक्ति, सुनना है आपने कि जो व्यक्ति ट्रैक्टर चला लेता है वो आसानी से कोई भी व्हीकल चला सकता है। तो एक ट्रैक्टर चलाने वाला व्यक्ति एक कार चला सकता है। तो यहाँ पर क्या हुआ, उसने रोटी बनाना सीखा हुआ था तो उसने सब्जी भी बना ली। दूसरी बात, उसने ट्रैक्टर चलाना सीखा हुआ था तो उसने कार चलाने में कोई दिक्कत नहीं हुई। तो एक क्षेत्र में सीखा हुआ ज्ञान, अब देखिए यहाँ पे कहाँ कौन से क्षेत्र में सीखा, कि एक क्षेत्र में सीखा हुआ ज्ञान जब दूसरे क्षेत्र में, यहाँ पे ट्रैक्टर चलाना सीखा तो एक क्षेत्र हो गया, और दूसरा क्षेत्र है कार। ठीक है, इसी तरीके यहाँ पे पहला क्षेत्र है रोटी और दूसरा क्षेत्र है सब्जी। कि जब एक व्यक्ति को, जब पहले क्षेत्र में को सीखा हुआ ज्ञान, एक क्षेत्र में सीखा हुआ ज्ञान दूसरे क्षेत्र में भी को प्रभावित करता है, दूसरे क्षेत्र के कौशल या काम को प्रभावित करता है, तो उसे कहते हैं अधिगम स्थानांतरण, ट्रांसफर ऑफ लर्निंग। यहाँ पे जो ज्ञान सीखा हुआ था वो उसका कुछ हिस्सा यहाँ भी काम आया,
ठीक है। यहाँ पे जो ज्ञान सीखा हुआ था हमने रोटी में, वो यहाँ पर भी आया था कुछ काम। तो इस तरीके से जो दोनों में मतलब कि हमने जो ज्ञान पहले सीखा, अब से पहले हमने जो सीखा था, जैसे हमने 8वीं 10वीं 12वीं में जो कुछ भी हमने सीखा था, वो आज हम सीटेट की एग्ज़ाम देंगे तो कुछ उसमें हेल्प होगा। तो जब पहले का सीखा हुआ ज्ञान बाद के किसी नए कौशल या फिर जो नया कार्य सीखते हैं उसको प्रभावित करता है, तो उसे ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग कहते हैं। ठीक है। अब देखिए ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग कितने प्रकार की होती है। ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग जो होती है 4 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है? 4 प्रकार की। तो देखिए पहला कि पॉजिटिव ट्रांसफ़र, कि पॉजिटिव ट्रांसफ़र मतलब कि एक क्षेत्र में सीखा हुआ ज्ञान, जैसे कि मान लीजिए आपने पहले अभी ट्रैक्टर चलाना सीखा हुआ था। ठीक है। अब ट्रैक्टर चलाना सीखा और आपको फिर बाद में कार चलाने को दे दिया, तो आपने पहले तो ट्रैक्टर चलाना ही सीखा था ना, कार तो आपको बाद में दी गई। अब आपको पता है ट्रैक्टर में गियर होता है तो कार में भी गियर होता है, आपने ट्रैक्टर चलाना सीख रखा था। तो एक क्षेत्र में सीखा हुआ ज्ञान जब दूसरे क्षेत्र में काम आए, क्या आए? दूसरे क्षेत्र में दूसरे कौशल में काम आए, तो उसे कहते हैं पॉजिटिव ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग। ठीक है। पॉजिटिव ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग। तो यहाँ पर हमने ट्रैक्टर सीखा हुआ था और ट्रैक्टर से जो कार चलाना सीखा, तो हमारा तो क्या हुआ? पॉजिटिव हुआ, मतलब किसी भी प्रकार की बाधा उलझन नहीं। जैसे ट्रैक्टर में गियर लगाते वैसे कार में लगा देते, स्टेयरिंग होती है दोनों में से, चला लिया। अगली बात यहाँ पर एक और एग्जाम्पल समझाता हूँ। मान लीजिए किसी ने एक हिंदी भाषा सीखी हुई थी। अब किसी ने हिंदी भाषा सीखी थी तो उसको संस्कृत पढ़ने में उसको हेल्प करेगा। क्यों? क्योंकि पहले संस्कृत का अनुवाद करो और फिर उसको संस्कृत भाषा को सीख लो। तो यहाँ पर है कि एक क्षेत्र में सीखा हुआ ज्ञान जब दूसरे क्षेत्र के दूसरे कौशल या दूसरे क्षेत्र में सीखे, किसी भी कौशल को सीखने के लिए हेल्प करता है, तो उसे कहते हैं हम पॉजिटिव ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग। ठीक है। अगला है नेगेटिव ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग। मान लीजिए आपने जो है भारत में कार चलाना सीख गए, या कहाँ पे? वो भी भारत में आप कार चलाना सीख गए। ठीक है। लेकिन आपसे कार चलाने की कह दिया जाए अमेरिका में, तो आप अमेरिका में कार चलाने सीखेंगे, आप अमेरिका में कार चलाएंगे, तो आपका एक क्षेत्र, आपने भारत में कार चलाना सीखा हुआ था लेकिन अब आपको अमेरिका में कार चलाना है, तो आपका अधिगम जो है वो उसमें क्या आएगी? एक बाधा आएगी। अब आप कहेंगे कि सर बाधा कैसे आएगी? मैं बताता हूँ। देखिए भारत में जब आप कार चलाते हैं तो हम कार में कहाँ पर बैठते हैं? राइट साइड में स्टीयरिंग होती है। लेकिन जब अब आप अमेरिका में ट्रैफिक चलाएंगे, मतलब कार चलाएंगे, तो वहाँ पर स्टीयरिंग होती है लेफ्ट साइड में। अब हमें तो राइट साइड से कार चलाने की आदत है, हमने क्योंकि शुरू से ही राइट साइड से सीखा है, यहाँ पे हमें लेफ्ट साइड से चलानी है, तो हमें तो बन गई ना बाधा, क्योंकि कार चलाना तो आता है लेकिन ये लेफ्ट साइड हो गई स्टीयरिंग, तो बाधा बनी हमारे लिए तो। ठीक है। तो जब बाधा बन जाती है कि जब एक क्षेत्र ये एक कौशल में सीखा हुआ ज्ञान, एक क्षेत्र या एक कौशल में सीखा हुआ ज्ञान अथवा योग्यता या अनुभव जब दूसरे क्षेत्र में बाधा, मतलब कि दूसरे क्षेत्र में या दूसरे कौशल कार्य में जो सीखने में बाधा उत्पन्न करते हैं, तो उसे क्या कहते हैं? हम नेगेटिव ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग। क्या कहते हैं? नेगेटिव ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग कहते हैं। ठीक है। अगला स्थानांतरण है जीरो ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग, शून्य स्थानांतरण। देखिए एक बच्चा था, उसको पहले मैथ में आती थी, तो मैथ में क्या है? ब्रिलियंट है, बहुत अच्छा स्टूडेंट है, मैथ में वो ब्रिलियंट है, इतना स्टूडेंट इतना ब्रिलियंट है कि कैसा भी सवाल हो उसको कर देता है सॉल्व। अब उसको सीखनी है इंग्लिश भाषा। कौन सी भाषा सीखनी है? इंग्लिश भाषा सीखनी है। या फिर जो है, एक तो इंग्लिश भाषा सीखेगा तो मैथ का और इंग्लिश का कोई मेल जोल नहीं है, ना तो हेल्प करेगी ना ही नुकसान करेगी। मैथ का ब्रिलियंट स्टूडेंट है, इसके बाद उसे बनाना सीखना है खाना। ठीक है। अब या तो उसे खाना बनवाएंगे, या फिर जो इंग्लिश भाषा सीखेगा तो इंग्लिश सीखने के लिए तो उसे मैथ की ज़रूरत तो नहीं पड़ेगी, क्योंकि ना तो मैथ का रोल होता है इंग्लिश में, तो ये बाधा उत्पन्न नहीं करेगा, ना ही ये सहायक होगा। जब एक क्षेत्र या एक कौशल में सीखा हुआ ज्ञान दूसरे क्षेत्र या दूसरे कौशल में ना तो हेल्प करे, ना तो सहायता करे, और ना ही बाधा उत्पन्न करे, जब ना सहायता करेगा ना बाधा उत्पन्न होगी, तो ये कैसा ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग हो जाएगा? जीरो ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग। कैसा हो जाएगा? जीरो ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग। ठीक है। पहले गणित सीखा हुआ था, इंग्लिश सीखने में कोई ना हेल्प की ना बाधा उत्पन्न हुई। ऐसे ही अगर किसी व्यक्ति को खाना बनाना है तो भाई खाना बनाने के मसाले चाहिए, तो खाना बनाओ, आराम से सीख जाएंगे। तो मैथ का इसमें कोई रोल नहीं होगा, ना तो बाधा उत्पन्न करेगी ना ही हेल्प करेगी। ठीक है। अगला है इसका
एक और प्रकार है क्षैतिज स्थानांतरण। देखिए क्षैतिज स्थानांतरण क्या होता है, जब हम एक क्षेत्र में सीख लेते हैं कोई भी काम, जैसे कि एक क्षेत्र है, जैसे कि मैं यहाँ पर मैथ को ही ले लेता हूँ। तो अब मैथ में हमने क्या सीखा, जोड़ना और घटाना, गुणा, भाग करना, ये सभी तरह के सीख लिए थे हमने। तो अब मैथ को जब इस तरीके से सीखा, अब मैथ में जो कौशल सीखा ना, क्षैतिज का मतलब होता है अब इसकी ही समान स्थिति होनी चाहिए। तो मैथ की समान स्थिति क्या आएगी, एक साइंस की ऐसी स्थिति है, क्योंकि साइंस और मैथ को आपने सुना होगा कि ये कुछ हद तक मिले जुले होते हैं। तो एक क्षेत्र में सीखा हुआ ज्ञान, एक क्षेत्र या फिर एक कौशल में सीखा हुआ ज्ञान या अनुभव या योग्यता जब उसी के समान दूसरे कौशल में जो है, उसी के समान लगभग समान स्थिति ये दूसरे कौशल में जो है काम में आता है, काम में लिए जाते हैं, तो उसे क्या कहते हैं हम, क्षैतिज ट्रांसफर। जैसे कि अब मैथ में हमने प्लस, गुणा, जोड़ना, घटाना करते हैं, तो ऐसे ही साइंस में कुछ क्वेश्चंस होते हैं जिनको जोड़ना घटाना पड़ता है। तो हो गई ना समान परिस्थिति, इसमें भी जोड़ा घटाया, इसमें भी जोड़ा और घटाया, तो समान परिस्थिति लगभग समान स्थिति में यूज करते हैं, तो वो होती है क्षैतिज स्थानांतरण। तो आज की क्लास में हमने जो यहाँ पर जो है ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग को कवर कर लिया है, और यहाँ पर हमने साथ में इससे पहले जो है अधिगम के जो पठार है उसको भी कवर कर लिया, उनको दोनों टॉपिक पढ़ लिए। तो आपको जो भी क्वेश्चन आएगा अधिगम, पठार और जो ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग वो यहीं से आने वाला है। बिल्कुल आपको एग्जाम्पल को ध्यान में रखना है, एग्जाम्पल याद है तो आपको टॉपिक बिल्कुल आप नहीं भूलेंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, थैंक्स।